प्यारे बच्चों, आज हम पुस्तक क्षितिज और कक्षा 9वीं में एक पाठ है सांवले सपनों की याद। आज हम उसे करेंगे, जिसके लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं, अर्थात लेखक परिचय है थोड़ा सा ले लेते हैं और जाबिर हुसैन के बारे में भी जान लेते हैं। तो जाबिर हुसैन थे जो वो अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के विद्वान, और उनका जन्म था जो 1945 में नालंदा ज़िले में हुआ था। वो अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी भाषा व साहित्य के प्राध्यापक रहे। उन्होंने राजनीति में भी भाग लिया था। अपने साहित्य में उन्होंने बहुत सारे रचनाएं हैं जो लिखी है, और उनकी भाषा शैली है जो वो बिल्कुल ही आसान है। उनकी ही भाषा उर्दू अंग्रेजी शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। उनका लेखन शैल जो स्टाइल है, मतलब लिखने का जो स्टाइल है वह डायरी शैली है। डायरी शैली के रूप में उन्होंने लिखा है। तो सांवले सपनों की याद पाठ को हम पढ़ें और देखें कि इसमें हम क्या सीखेंगे। सांवले सपनों की याद है जो जाबिर हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है वो भी जान लेते हैं। जो हम यादों को स्मरण करते हुए कोई लेख लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। जो हमारी स्मृति में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं यादें होती हैं, उनको याद कर करके फिर हम एक लेख लिखते हैं, वो संस्मरण कहलाता है। यह संस्मरण है जो पक्षी विशेषज्ञ शालिम अली की मृत्यु के बाद लिखा गया है। लेखक ने इस लेख में शालिम अली का व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। वो किस तरह के व्यक्ति थे उनके बारे में सब कुछ इसमें बताया है। तो इसमें मैं पॉइंटों में मुख्य मुख्य बिंदुओं के माध्यम से पूरा पाठ है जो वो करवा दूंगी। थोड़ा सा भी आपको इसमें समझ में आने की में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ मैं इतना आसानी से करवा दूंगी। सबसे पहले पॉइंट बनेगा इसमें शालिम अली का अंतिम सफ़र। पक्षी विशेषज्ञ शालिम अली का जनाजा लोग अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। उनकी शव यात्रा में लोगों की बड़ी भीड़ है जो बिना रोक टोक चुपचाप आगे बढ़ी जा रही है। इस भीड़ में शालिम अली की अर्थी सबसे आगे है। उनकी यह यात्रा अन्य यात्राओं से अलग है। अब वे उस पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के पश्चात मौत की गोद में जा बसता है। वहाँ से कोई लौटना भी चाहे तो यह संभव नहीं है। इस सोए हुए पक्षी को अब कोई जगाना नहीं चाहता। तो यह जो याद कर रहे हैं लेखक, ये उस समय को याद करते हुए लिख रहे हैं जब वो शालिम अली थी जो उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो उसको जलाने के लिए, दफनाने के लिए जा रहे थे। उस समय उनको ये उस समय की यादें हैं जो वो यहाँ पर लिख रहे हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। पक्षियों और प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण। शालिम अली जी का पक्षी और प्रकृति के जो प्रति था वो नज़रिया कैसा था, दृष्टिकोण कैसा था। शालिम अली चाहते थे कि लोगों को पक्षियों, जंगलों, पहाड़ों और झरनों को आदमी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उन्हें तो प्रकृति की दृष्टि से देखना चाहिए। तभी कोई पक्षियों की संगीतमयी मधुर आवाज़ का आनंद अनुभव कर सकता है। मतलब वो पक्षी प्रकृति को बड़े आनंद से निहारते थे और पक्षियों की भी आवाज़ है जो उसको समझने का प्रयास करते थे। वो कहते थे कि अगर हम इनको मनुष्य की भांति ही देखेंगे, मनुष्य की तरह देखेंगे, तो हम इनका जो जीवन है या इनका जो रहन सहन है उस आनंद को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। आगे घटना का प्रभाव। ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण वो जो पक्षी प्रेमी बन गए थे, उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। लेखक कहता है कि उसे पता नहीं कि कृष्ण ने वृंदावन में कब रासलीला की थी और कब उन्होंने गोपियों को परेशान किया था, कब उन्होंने मक्खन की मटकी तोड़कर मक्खन खाया था और कब उन्होंने विश्राम किया था और कब उन्होंने अपनी मधुर बंसी बजाकर वृंदावन को संगीतमय बना दिया था। परंतु आज भी वृंदावन में यमुना नदी का सांवला पानी पूरे घटनाक्रम का स्मरण करा देता है। लोगों को लगता है कि नदी की ओर बढ़ती भीड़ में से कोई अचानक सामने आकर बंसी बजाएगा और सभी के कदम रुक जाएंगे। अभी तक वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से रिक्त नहीं हुआ।
कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव वहाँ अब भी विद्यमान है। इसलिए तो हम मथुरा, वृंदावन यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। हमारी एक विचारधारा होती है कि यहाँ कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी हैं जो वो बसे हुए हैं, उनकी मुरली है जो वहाँ पर अभी भी हमें सुनाई देती है। तो अभी भी वृंदावन है जो वो मुरली से विरक्त नहीं हुआ है, अभी भी कहीं ना कहीं मुरली की आवाज़ हम सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से वृंदावन, मथुरा, इनमें श्री कृष्ण जी अभी भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हैं, तो हमें भी ऐसे ही पक्षियों की सेवा है जो वो करनी चाहिए। उनको भी लगे कि कोई ना कोई अभी पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए अभी भी कोई ना कोई है जो उनके दुख सुख के बारे में जान सके। तो आगे इसके बारे में जानते हैं सालिम अली जी के बारे में। इनका व्यक्तित्व कैसा था? सालिम अली थे जो उनका वो शारीरिक रूप से कमज़ोर थे। वे लगभग 99 वर्ष जीवित रहे। 99 मतलब 99। संभव है लंबी यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी के कारण उनकी मौत हुई हो, परंतु उनकी आंखें अंतिम समय तक एकदम ठीक थी। उनकी आंखें सदैव पक्षियों की खोज और उनकी रक्षा के प्रति समर्पित रही। उनकी आंखों पर से दूरबीन उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी थी। वो पक्षियों को इतना मतलब करीब से देखते थे कि हर वक्त उनके गले में दूरबीन रहती थी, और वो पक्षियों की छोटी छोटी हरकतों को, छोटी छोटी जो गतिविधियां थी, उन सब को नोटिस करते थे और उनको बड़े ही आनंद से देखते थे। किसी प्रकार के पक्षियों को आवश्यकता हो तो वो उन आवश्यकताओं को भी पूरा करते थे। उनकी जो आंखें थी सदैव पक्षियों की खोज करती और उनकी रक्षा के प्रति समर्पित रही। उनकी आंखों पर से दूरबीन थी जो उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उनके जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला संभवतः कोई नहीं हुआ है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। वे स्वभाव से घुमक्कड़ थे। जो लोग उनसे परिचित थे उन्हें लगता था कि वो आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी अपनी खोज पूर्ण परिणामों के साथ लौट आएंगे, जबकि अब तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो अर्थी पर लेटा करके उनको लेकर जा रहा था। लेकिन कहीं से भी यकीन करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऐसे ही लगता था कि वो किसी पक्षी की खोज में गए हुए हैं। आगे सालिम अली और तहमीना के बारे में जानते हैं। पाठ में तहमीना का नाम भी आया है। सालिम अली एकांत के क्षणों में बिना दूरबीन के भी देखे गए। उनकी दृष्टि प्रकृति से प्रभावित होने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाली थी। उनके लिए प्रकृति में चारों ओर एक रहस्य भरी दुनिया थी। यह दुनिया उन्होंने अपने लिए गढ़ी थी। इसे गढ़ने में उनकी पत्नी तहमीना ने भी बहुत सहायता की थी। जो तहमीना है सालिम अली की पत्नी का नाम है। आगे सालिम अली और प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इनके बीच की वार्ता है जो इस पाठ में आई थी कि उन्होंने क्या कहा था। एक बार सालिम अली केरल की साइलेंट वैली की रेगिस्तान हवाओं से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे, क्योंकि उनको पक्षियों की बड़ी चिंता रहती थी और चिंता रहने के कारण वो चौधरी चरण थे जो उनसे मिलने के लिए गए थे, ताकि वहाँ पर जाने के बाद कुछ न कुछ उनका वो पक्षियों का है जो समाधान हो जाए, इसलिए वो वहाँ पर गए थे। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर उन्होंने बातचीत के बारे में बताया है जो उन्होंने बात की थी। आगे देखिए इसमें तो उन्होंने मिलने के बाद क्या कहा। चौधरी साहब के सामने पर्यावरण के संभावित खतरों, जो संभावना थी खतरों की, उनके बारे में बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि जो साइलेंट वैली से गर्म हवाएं आ रही हैं, साइलेंट वैली के पास जो रेगिस्तान से गर्म हवाएं आ रही हैं, वो पक्षियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वातावरण को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसके लिए कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। तो चौधरी साहब के सामने पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने
रखा उससे उनकी आंखें नम हो गई। आंखें नम होना एक मुहावरा है, इसका मतलब है आंखों में आंसू आ जाना या उनके दुख से वो भी दुखी हुए। अब दोनों में से कोई नहीं रहा, दोनों यहाँ पर हैं, शालिम अली और चौधरी चरण सिंह। अब ऐसा कोई नहीं है जो सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच नए भारत की नींव रखने का संकल्प ले और हिमालय और लद्दाख की बर्फीली धरती पर रहने वाले पक्षियों का पक्ष ले या उनकी सुरक्षा के प्रति चिंतित हो। वो ये कहना चाहते हैं कि शालिम अली अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, परंतु वो ये बताना चाहते हैं कि शायद अब कोई और दुनिया में ऐसा नहीं है जो पशु पक्षियों की, इन पक्षियों का तरफ है जो ध्यान दें। आत्मकथा के बारे में इसमें जानते हैं। आत्मकथा थी जो इनकी शालिम अली की, उसमें क्या उन्होंने लिखा है, उनका नाम क्या है वो जान लेते हैं। शालिम अली की जो आत्मकथा थी उसका नाम था फॉल ऑफ अ स्पैरो। फॉल ऑफ अ स्पैरो उनकी उसका नाम था आत्मकथा का। तो इन्होंने आत्मकथा में भी पक्षियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो जटिल प्राणियों के लिए वे सदा एक पहेली रहेंगे। बचपन में उन्होंने अपने किस्से को इस आत्मकथा में शेयर किया है कि वो कैसे पक्षी प्रेमी बने थे, पक्षी प्रेमी बनने के पीछे क्या कारण था। बचपन में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली एक नीले कंठ वाली गौरैया ने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी। वह गौरैया उनके आजीवन खोज के नए नए रास्तों पर ले जाती रही। वे नैसर्गिक जीवन के प्रतिरूप बन गए। कहने का मतलब ये है कि वो एयरगन साफ कर रहे थे अपनी, और अचानक उसमें वो चल पड़ी और एक जो सामने ही गौरैया बैठी थी उसको उसमें से निकल कर गोली लगी और वो थोड़ा घायल हो गई। घायल होने के बाद शालिम अली जी ने उनकी देखभाल की, उनका इलाज करवाया। उस दिन से वो पक्षी प्रेमी बन गए और पक्षियों की देखभाल करने के लिए जुट गए। इसमें उन्होंने D.H. लॉरेंस और अपनी पत्नी फ्रीडा का नाम भी लिया है। उनकी पत्नी है जो फ्रीडा, D.H. लॉरेंस, और उनकी पत्नी फ्रीडा, उनके बारे में भी बताया है। लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अपने पति के संबंध में कुछ लिखने को कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि लॉरेंस के संबंध में मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया है जो वो ढेर सारी बातें जानती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ मिसिज लॉरेंस थी, उनको ये पता था कि जो मेरी छत पर गौरैया बैठी है ना, वो मेरे पति के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानती है, क्योंकि जो D.H. लॉरेंस थे वो भी पक्षी प्रेमी थे और पक्षियों की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देते थे, अपने पत्नी की तरफ नहीं। इसलिए उसने यहाँ पर यह बात कही है कि वो मुझसे ज़्यादा मेरे पति के बारे में मुझसे ज़्यादा गौरैया ही जानती है। मैं क्या लिखूं, मतलब मुझसे ज़्यादा तो वो गौरैया इसके बारे में बता सकती हैं। वो तो मेरे दिलो दिमाग शरीर में इस तरह बसे हैं कि मेरे लिए उनके संबंध में कुछ भी लिखना असंभव है। तो लॉरेंस थी जो D.H. लॉरेंस की पत्नी, वो बता रही है कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं लिख सकती क्योंकि वो मेरे दिल और दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बसे हुए हैं कि मेरे पास उनके लिए शब्द ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में जाना। उसके बाद लेखक ने कहा है कि जो ये शालिम अली थे वो एक सागर की तरह गहरे थे। मतलब उनके अंदर पक्षियों के लिए इतना अधिक प्रेम भरा हुआ था कि शायद अब कोई भी ऐसा शालिम अली दुनिया में पैदा ना हो। तो इस लेख के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमें भी पक्षियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जिस तरह से शालिम अली ने अपना जीवन है जो पक्षियों की सेवा में लगा दिया, हमें भी जब भी मौका मिले तो पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आनंद मिलता है, और उन पक्षियों को बैठने के लिए छाया, खाने के लिए खाना और पानी मिल जाता है। तो ये हमारा पाठ था पूरा का पूरा। तो एक ये संस्मरण था, शालिम अली की बातों को याद करते हुए जाबिर हुसैन ने इसको लिखा है। तो यहाँ आशा करती हूँ बच्चे आपको यह समझ में आया होगा। जो अगर पाठ आपको समझ में आ जाता है तो प्रश्नों की तो दिक्कत ही नहीं रहती, प्रश्न बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। पाठ को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो अगली वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।